इंतजार दिल छू लेने वाली कहानी। बस बहुत हो गया। बहुत दिन संभाल लिया मैंने इस घर को, आपके बच्चों को और आपकी जिम्मेदारियों को। शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। वे तो भला हो इस फोन का जिसमें वीडियो कॉल हो जाती है, वरना शायद माँ का चेहरा देखने के लिए भी मुझे तरसना पड़ता। लेकिन फोन पर भी जब माँ को देखती हूँ तो उनकी आंखों में छिपा इंतजार साफ दिखाई देता है। आपसे क्या कहूँ, आपको तो एहसास भी नहीं होगा कि मुझे भी अपनी माँ की याद आती होगी। आपकी माँ आपके साथ रहती हैं, आपकी बहन हर साल छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती है, आपका पूरा परिवार आपको मिल जाता है। लेकिन मेरा क्या? कहते कहते आरती की आवाज़ भर्रा गई और आंखों में जमा आंसू गालों पर उतर आए। सामने खड़ा उसका पति विवेक चुपचाप उसे देखता रहा। मैंने तुम्हें कब मना किया है मायके जाने से? विवेक ने थके हुए स्वर में कहा। बस यही तो बात है विवेक, आरती ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुमने कभी सीधे मना नहीं किया, लेकिन हर बार हालात ऐसे मना दिए कि मैं खुद ही रुक गई। कभी बच्चों की परीक्षाएं आ जाती, कभी माँ जी की तबीयत खराब हो गई, कभी घर में मेहमान आ गए, कभी तुम्हारी बहन की छुट्टियां पड़ गई। हर बार मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, अगली बार चली जाऊंगी। लेकिन वह अगली बार कब आएगा मुझे खुद पता नहीं। अब मैंने तय कर लिया है कि इस बार मैं ज़रूर जाऊंगी। 13 तारीख से बच्चों की छुट्टियां हैं, मैं बच्चों को लेकर माँ के पास जाऊंगी। इस बीच घर में कोई मेहमान आए, कोई कार्यक्रम बने या किसी को मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे मत बुलाइएगा। और हाँ, मेरी टिकट एक बार हो गई तो कैंसिल नहीं होगी। मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, अपनी पसंद, अपनी इच्छाएं, अपने त्योहार, अपनी सहेलियाँ, अपने आराम के दिन, सब कुछ। लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की उम्मीद को नहीं तोड़ सकती। वे पिछले 2 साल से मेरे आने का इंतज़ार कर रही हैं। विवेक कुछ कह पाता उससे पहले आरती कमरे से निकल गई। उसके कदम तेज थे लेकिन दिल भारी था। वे अपने कमरे में पहुंची, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। शादी के बाद से उसने कभी अपने ससुराल को पराया नहीं माना था। उसने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह समझा, पति को अपना साथी और बच्चों को अपनी दुनिया। घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसने बिना शिकायत के निभाई थी। सुबह सबसे पहले उठना, बच्चों को तैयार करना, पति के लिए नाश्ता बनाना, सास की दवाइयाँ समय पर देना, ससुर की चाय बनाना, घर की सफाई, बाजार का सामान, रिश्तेदारों की खातिरदारी। आरती ने कभी हिसाब नहीं रखा, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिस घर को अपना मानकर उसने इतना कुछ किया, उस घर में उसकी भावनाओं का हिसाब किसी ने नहीं रखा। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। माँ सावित्री देवी छोटे से कस्बे में अकेली रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने खुद को किसी तरह संभाल लिया था। आरती उनका इकलौता सहारा थी। शादी के बाद जब भी आरती मायके जाती, माँ उसके आने से पहले घर के हर कोने को साफ करती, उसकी पसंद की चीज़ें बनाती और पड़ोस की महिलाओं से कहती मेरी बेटी आ रही है। लेकिन पिछले 2 साल से वे इंतज़ार सिर्फ वीडियो कॉल तक सिमट गया था। फ़ोन पर माँ हमेशा यही कहती, बेटी तू अपना घर संभाल, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। लेकिन आरती जानती थी कि माँ ठीक नहीं थी। माँ की आवाज़ में पहले जैसी खनक नहीं रही, चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ गई थी, बाल और सफ़ेद हो गए थे। कभी कभी वीडियो कॉल के दौरान माँ अचानक खिड़की की तरफ देखने लगती थी, जैसे वहाँ से आरती के आने की उम्मीद हो। एक दिन आरती ने पूछा भी था, माँ आप चुप क्यों हो गई? माँ ने मुस्कुराकर कहा था, कुछ नहीं बेटी, बस सोच रही थी कि तू कब आएगी। उस दिन आरती ने फ़ोन काटने के बाद बहुत रोया था, लेकिन फिर भी वह नहीं जा पाई थी। उस रात खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। विवेक सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी माँ शारदा देवी ने बेटे को गौर से देखा। क्या हुआ बेटा, आज इतनी चुप क्यों हो? ऑफिस से आने के बाद से देख रही हूँ, कुछ परेशान लग रहे हो। विवेक ने सिर झुका लिया। शारदा देवी ने आरती की तरफ देखा और बोली,
बहू, कहीं तुमने विवेक से कुछ कहा है क्या? सुबह भी तुम दोनों में बहस हो रही थी। आरती ने शांत स्वर में कहा। माँ जी, बहस करके आखिर मुझे क्या हासिल होगा? होता तो वही है जो घर के बाकी लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज नहीं है, शायद थोड़ा उदास है। शारदा देवी ने तुरंत पूछा, मेरा बेटा उदास क्यों होगा? आरती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ। शारदा देवी के हाथ रुक गए। मायके? लेकिन अभी तो गर्मियों की छुट्टियां हैं। तुम जानती हो ना, हर साल कविता आती है। कविता विवेक की छोटी बहन थी। शादी के बाद हर बार वह गर्मियों की छुट्टी में अपने पति और बच्चों के साथ मायके आती थी। उसके आने से कई दिन पहले ही घर में तैयारियां शुरू हो जाती थी। उसके बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे जाते, कमरे सजाए जाते और उसकी पसंद का खाना बनाया जाता। आरती ने कभी इसका विरोध नहीं किया था, बल्कि वह खुद कविता की पसंद के पकवान बनाती और उसके बच्चों को घूमने तक ले जाती थी। शारदा देवी ने कहा, बहू, तुम जानती हो कविता साल में एक ही बार आती है। अब तुम चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा? आरती ने धीरे से पूछा। माँ जी, कविता दीदी साल में एक बार अपने मायके आती हैं, तो क्या मैं भी साल में एक बार अपनी माँ के पास नहीं जा सकती? शारदा देवी ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन बात बराबरी की नहीं है। कविता यहाँ कुछ दिनों के लिए आती है, तुम इस घर की बहू हो, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आरती की आंखें भर आई। उसने विवेक की तरफ देखा, लेकिन विवेक चुप था। शारदा देवी ने बेटे से कहा, विवेक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? आखिर कविता आएगी और... इस बार विवेक ने माँ की बात बीच में रोक दी। माँ, आरती जाएगी। शारदा देवी चौंक गई। क्या? विवेक ने दृढ़ स्वर में कहा, आरती इस बार अपनी माँ के पास जाएगी, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन बेटा, माँ, आपने खुद कहा कि कविता साल में एक बार आती है। आरती भी पिछले 2 साल से अपने मायके नहीं गई। क्या उसकी माँ को अपनी बेटी से मिलने का हक नहीं है? शारदा देवी कुछ नहीं बोली। विवेक ने आगे कहा, और एक बात माँ, अगर कविता यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए बेटी बन सकती है, तो आरती अपने मायके जाकर कुछ दिनों के लिए बेटी क्यों नहीं बन सकती? मेज पर सन्नाटा छा गया। आरती ने पहली बार पति की आंखों में अपने लिए समझ दिखाई। उस रात शारदा देवी देर तक सो नहीं पाई। उनके मन में आरती के शब्द घूम रहे थे। मैं अपनी माँ की उम्मीद को नहीं तोड़ सकती। उन्हें अचानक अपना अतीत याद आ गया। शादी के शुरुआती दिनों में उनकी माँ भी गांव में अकेली रहती थी। एक बार माँ बहुत बीमार हुई थी। शारदा देवी ने पति से मायके जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसी दिन घर में मेहमान आने वाले थे। उनसे कहा गया था, मेहमान चले जाए फिर चली जाना। मेहमान गए तो दूसरा काम आ गया, फिर कोई त्योहार आ गया, फिर घर में किसी की शादी, और देखते देखते कई महीने गुजर गए। एक दिन खबर आई कि उसकी माँ नहीं रही। शारदा देवी अपनी माँ का अंतिम चेहरा भी नहीं देख पाई थी। उस दर्द को उन्होंने वर्षों तक अपने भीतर दबा कर रखा था। आज आरती की बात ने वे घाव फिर खोल दिए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सोचा, क्या मैं भी वही कर रही हूँ जो कभी मेरे साथ हुआ था? अगले दिन सुबह आरती रसोई में काम कर रही थी। शारदा देवी चुपचाप उसके पास आई। आरती ने उन्हें देखा तो बोली, माँ जी, चाय बना दूँ? शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, पहले मेरे पास बैठ। आरती चुपचाप बैठ गई। शारदा देवी ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर बोली, तू कब जा रही है? आरती ने हैरानी से पूछा। जी? अपने मायके। कब जा रही है? 13 तारीख को। शारदा देवी ने सिर हिलाया। ठीक है, बच्चों को भी ले जाना और आराम से रहकर आना। आरती की आंखें भर आई। माँ जी, शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी समझ लिया था। भूल गई कि तू भी किसी की बेटी है, तेरी माँ भी तेरी राह देखती होंगी। आरती फूट पड़ी। उसने शारदा देवी के पैर छू लिए। शारदा देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटियां मायके से शादी के बाद दूर होती हैं, खत्म नहीं होती। उधर विवेक ने उसी दिन आरती की टिकट बुक कर दी। आरती ने टिकट हाथ में लेकर उसे बहुत देर तक देखा।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार वह अपनी माँ के पास जाने वाली है। उसने माँ को फ़ोन किया। माँ। हाँ बेटी, मैं 13 तारीख को आ रही हूँ। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। सच कह रही है? माँ की आवाज़ काँप रही थी। हाँ माँ, इस बार सच में। माँ रो पड़ी। बेटी, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बनाऊंगी। आरती भी रोने लगी। माँ, इस बार बहुत सारी बनाना, बहुत सारी बनाऊंगी, और तेरे लिए वो लाल वाली साड़ी भी निकाल कर रखी है जो तू शादी से पहले पहनती थी। आरती ने आंखें बंद कर ली। उसे अपना बचपन याद आ गया। वही छोटा सा घर, आंगन में नीम का पेड़, माँ की आवाज़, गर्मियों की दोपहर, आम के टुकड़े और माँ के हाथ की खीर। उसे लगा जैसे वह अचानक फिर से वही छोटी सी आरती बन गई है जिसे माँ स्कूल से लौटते ही गले लगा लिया करती थी। 13 तारीख आ गई। सुबह सुबह आरती ने बच्चों का सामान पैक किया। बच्चे नानी के घर जाने के नाम से बेहद खुश थे। बेटा आरव बोला, मम्मी, इस बार नानी के घर कितने दिन रहेंगे? आरती ने मुस्कुराकर कहा, जितने दिन नानी हमें रोकेंगी। बेटी अनाया बोली, मैं नानी के साथ सोऊंगी। आरती ने उसे गले लगा लिया। जब वे जाने लगी तो शारदा देवी ने उसके हाथ में एक डिब्बा रखा। ये तेरी माँ के लिए मिठाई है। फिर उन्होंने एक साड़ी निकाली। ये भी दे देना। आरती की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? शारदा देवी मुस्कुराई। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है बहू, उनका सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। विवेक कार लेकर बाहर खड़ा था। आरती ने घर की ओर देखा। आज उसे इस घर से निकलते हुए कोई अपराध बोध नहीं हो रहा था, क्योंकि आज उसे पता था कि वे अपने अधिकार से जा रही है। रास्ते भर बच्चे उत्साहित थे, लेकिन आरती खिड़की से बाहर देखते हुए चुप थी। उसे डर था कि माँ कितनी बदल गई होंगी। जब कार उसके मायके के सामने रुकी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाज़ा खुला। सामने उसकी माँ खड़ी थी, हाथ में वही पुराना दुपट्टा, चेहरे पर उम्र की गहरी रेखाएं और आंखों में वर्षों का इंतजार। आरती कार से उतरते ही माँ से लिपट गई। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक रोती रहीं। माँ, बहुत देर कर दी मैंने। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, तू आ गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। बच्चे नानी से लिपट गए। कुछ ही मिनटों में वह शांत घर हंसी से भर गया। माँ बार बार बच्चों को देखती और फिर आरती को। तू बहुत कमज़ोर हो गई बेटी। आरती मुस्कुराकर बोली, और आप बहुत बूढ़ी। माँ ने हल्के से उसके सिर पर चपत लगाई। बूढ़ी नहीं हुई, बस तेरी राह देखते देखते उम्र थोड़ी बढ़ गई। आरती की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। शाम को माँ ने उसकी पसंद की खीर बनाई। आरती ने पहला निवाला मुंह में रखा और उसकी आंखें बंद हो गईं। माँ, बिल्कुल वही स्वाद है। माँ मुस्कुराई। माँ के हाथ का स्वाद कभी बदलता है क्या? रात को बच्चे सो गए। आरती माँ के पास बैठी थी। माँ ने धीरे से पूछा, बेटी तू खुश है ना? आरती ने माँ का हाथ पकड़ लिया। हाँ माँ, आज बहुत खुश हूँ। तेरे ससुराल वाले कुछ कहते तो नहीं? आरती ने सिर हिलाया। नहीं माँ, इस बार सबने खुद भेजा है। माँ की आंखों में राहत उतर आई। अच्छा है, बेटी को मायके भेजने वाला घर कभी छोटा नहीं होता। कुछ दिनों बाद कविता अपने परिवार के साथ शारदा देवी के घर पहुंची। उसने माँ से पूछा, माँ, भाभी कहाँ है? शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अपनी माँ के घर गई है। कविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अच्छा किया माँ, भाभी को भी तो अपनी माँ से मिलना चाहिए। शारदा देवी ने बेटी को देखा। अब तू समझ गई है। कविता ने मुस्कुराकर माँ का हाथ पकड़ लिया। हाँ माँ, आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जैसे घर की सोच बदलने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन बाद जब आरती वापस लौटी तो उसकी माँ ने उसे विदा करते समय बहुत सारी चीज़ें बांध दी। ये अचार, ये पापड़, ये तेरे बच्चों के लिए लड्डू, और ये तेरे लिए। माँ, इतना सब क्यों? माँ मुस्कुराई। बेटी जब मायके से लौटती है तो माँ खाली हाथ कैसे भेज सकती है? आरती ने माँ को गले लगाया। माँ, अब मैं जल्दी आऊँगी। माँ ने कहा, मुझे पता है, अब मुझे तेरी राह 2 साल नहीं देखनी पड़ेगी। कार चल पड़ी। आरती ने पीछे मुड़कर देखा।
माँ तब तक दरवाजे पर खड़ी थी जब तक कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। रास्ते में विवेक ने आरती का हाथ थाम लिया। अब जब भी तुम्हारा मन करे हम तुम्हें माँ के पास लेकर जाएंगे। आरती ने मुस्कुराकर पूछा, सच? हाँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि पत्नी सिर्फ मेरे घर की जिम्मेदारी नहीं है, वे किसी की बेटी भी है। और जिस दिन हम किसी बेटी को उसके मायके जाने के लिए अपराध बोध महसूस कराते हैं, उस दिन हम उसके दिल का एक हिस्सा उससे छीन लेते हैं। आरती ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। घर लौटकर शारदा देवी ने आरती के लिए दरवाजे पर आरती की थाली सजाई। उन्होंने बहू को गले लगाकर कहा, कैसी रही माँ के साथ छुट्टियाँ? आरती मुस्कुराई, बहुत अच्छी माँ जी। शारदा देवी ने कहा, अच्छा किया जो गई, और अगली बार इतनी देर मत करना। आरती ने उनकी तरफ देखा। उस एक वाक्य में उसे अपने लिए माँ का प्यार दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही बदलाव है, बहू को बेटी बनाने का नहीं, बल्कि ये समझने का कि वह पहले से ही किसी की बेटी है और हर बेटी को अपनी माँ की चौखट पर लौटने का अधिकार है। क्योंकि शादी के बाद बेटी का मायका खत्म नहीं होता, सिर्फ उसका पता बदल जाता है। माँ की आंखों में बेटी का इंतज़ार उम्र के साथ कम नहीं होता। इसलिए बहू से घर की जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद ज़रूर रखिए, लेकिन उसकी माँ की उम्मीदों को कभी मत तोड़िए। घर तभी सच में घर बनता है जब उसमें बहू की जिम्मेदारियों के साथ उसकी भावनाओं की भी जगह हो। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।